सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूक्रेन के सदर जो है ज़ेलेंस्की, इसके साथ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो बिल्कुल ठीक, गैर रवायती जरूर था, गैर रवायती यकीनन है, लेकिन जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। जो इस पर तनकीद कर रहे हैं रवैयों पे, या जो पाकिस्तान के साथ कोई मुमासलत तलाश कर रहे हैं, ना उनको वारसा पैक्ट का पता है, ना उनको नाटो का पता है, ना उनको सोवियत यूनियन का पता है, ना उनको गोर्बाचोव और प्रेसिडेंट रैगन की किसी अंडरस्टैंडिंग का पता है, ना उन्हें नाटो की एक्सपेंशन पर रूस के एतराजात का पता है, ना उन्हें बोरिस येल्सन की वो तकरीर उन्होंने सुनी है जो अमेरिकी कांग्रेस में जाके उसने की थी, ना उनको मौजूदा सदर प्यूटन के माजी का पता है जो सबसे बड़ा वकील था अमेरिका के साथ इत्तेहाद का। उनको साथ जो बाद में हुई है इल्म ही किसी बात का नहीं है, तो फिर तबसरे बिला वजह किए चले जा रहे हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा कि मैक्सिको में चीन और रूस जाके अपने फौजी अड्डे बना लें या कनाडा में बना लें? अमेरिका अटैक नहीं करेगा। रूस ने बिल्कुल यही किया है। नाटो का जवाब ही नहीं है। देखें, जब सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया तो नाटो को एक नए दुश्मन की तलाश थी मुश्तरका, जो जबरदस्ती इस्लाम को बनाया गया। और उसके बाद सोवियत यूनियन के बाद जो नाटो ने पहला फौजी हमला किया वो इराक पर किया है। और अब ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इराक में अमेरिकी सफीर ने सद्दाम हुसैन को कहा था कि अगर तुम कुवैत पे कब्जा कर लो तो हम कुछ नहीं करेंगे। वो कर गया। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पस मंजर है। ज़ेलेंस्की जो है ये अपनी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का मतलब उसको मालूम था, उसके इल्म में था कि क्या होगा, उसके बावजूद वो कर गया। तो यही होना था उसके साथ। अब आप दूसरे का अच्छा, इस पर करप्शन के बेशुमार इल्जामात हैं। इसकी बीवी जिस तरह के महंगे मलबूसात पहनती है, जेवरात पहनती है, महंगी तरीन गाड़ियों में ये लोग फिरते हैं। मुल्क उनका जो है वो लाखों लोग वहां पे मौत का शिकार हो चुके हैं। तो ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का गंदा खेल था जो कि वो प्रेसिडेंट रैगन के जमाने से खेल रही थी, वादा खिलाफी कर रही थी। ये अभी जो बाइडेन ने जब ये पाबंदियां रूस पे लगाई हैं तो क्या कहा था उसने कहा था कि 6 महीने के अंदर रूस अपने पैरों पे गिरा होगा। तो क्या हुआ? फिर हो गया। 3 साल से ज्यादा जंग को हो गया, रूस का तो कुछ नहीं बिगड़ा। लाखों लोग अलबत्ता तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मदद के बगैर तो खैर यूक्रेन ने क्या जीतना, अमेरिकी मदद के साथ भी जीतने का मतलब तीसरी जंग अजीम है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या ये दुनिया मुतहम्मिल हो सकती है? तो ज़ेलेंस्की सिर्फ मजीद पैसे के लिए वो जो $300 बिलियन रूस का मगरिब ने मंजूर किया हुआ है, उसने बात की है ना कल जाके व्हाइट हाउस में कि रूस का जो पैसा मंजूर हुआ है वो यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन पे लगेगा। अब वो उस पर नजर जमा के बैठा हुआ है। तो वो बिल्कुल एक मसखरा टाइप आदमी है, मॉडलिंग करता है, कपड़े अजीबोगरीब पहनता है। बिल्कुल ठीक तनकीद हुई है उस पर। वो मॉडलिंग करता है अपने आप को एक उदास दिखाने के लिए, या जंग का सिपाही। इससे पहले जब जंग में इसने इस तरह की कई छोटे छोटे क्लिप्स बनवा के, बड़े मजाका खेज क्लिप्स बनवा के इसने वायरल करवाने की कोशिश की थी, तब भी इसका बहुत मजाक उड़ा था। तो यही होना चाहिए था इसके साथ, ज़ेलेंस्की के साथ। और इसका यूक्रेन के मामलात का और पाकिस्तान का कोई भी मुमासलत किसी भी तरह की तलाश करनी हमाकत है, जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कामरान मुर्तजा की ये वजाहत कि उनकी जमात पीटीआई के साथ सड़कों पर नहीं आ रही कोई एहतजाज करने के लिए, ये वजाहत जो है ये बिल्कुल बरवक्त है और काबिल फहम है। काबिल फहम इसलिए है कि पीटीआई ने जो कुछ उनकी जमात के साथ किया है, जिन नामों से पुकारा है, जितनी तजलील की है, मौलाना फजलुर रहमान पे जिस तरह के अटैक किए हैं, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो रवायती कल्चर है उसमें इस तरह की बातों को, तौहीन को, जाती हमलों को भूला नहीं जाता। और कामरान मुर्तजा साहब की जमात और पीटीआई के जो वोट बैंक है, इन दोनों वोट बैंक्स में इनके यानी जो अप्रोच है जिंदगी को या सियासत को देखने की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीटीआई एक और तरह की सियासत करती है, जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप बिल्कुल एक और तरह की सियासत करता है। तो अगर उनका ये फैसला उन्होंने करना हुआ कि वो सड़कों पे आके किसी तरह का कोई एहतजाज करना चाहते हैं, तो ये फैसला कामरान मुर्तजा साहब की अपनी जमात की क़यादत करेगी, उनकी अपनी जमात करेगी। वो पीटीआई की डिक्टेशन क्यों लेंगे? ये बिल्कुल काबिल फहम बात है। और दूसरी बात यह है कि सड़कों पर आकर एहतजाज पीटीआई जो कर चुकी है, जिन इंतहाओं पे उस एहतजाज को ले जा चुकी है, उसको क्या हासिल हुआ है जो आइंदा वो इस तरह के एहतजाज से हासिल कर लेंगे? तो पीटीआई जो है वो जाहिर है कि वो तो सहारों की तलाश में है। वो 2014 के धरने हों तब इन्होंने मौलाना ताहिरुल कादरी का कंधा इस तरह सियासी तौर पे उनकी मदद ली थी, इस्तेमाल किया था। तो पीटीआई के लिए तो ये सूदमंद होगा कि कामरान मुर्तजा साहब की जमात जेयूआईएफ जो है, मौलाना फजलुर रहमान और सारी की सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और वो पीटीआई के साथ सड़कों पर एहतजाज के लिए निकले। ये पीटीआई को सूट करता है, लेकिन क्या ये जेयूआई को भी सूट करता है? जाहिर है कि हर अपोजिशन जमात का अपना फैसला होगा, वो अपने हालात के मुताबिक होगा, अपनी बार्गेनिंग पावर के मुताबिक होगा,
اپنے مستقبل کو دیکھ کر ہوگا اور بنیادی طور پہ اس نظریے کے لیے ہوگا جو کہ وہ رکھتے ہیں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ یعنی پی ٹی آئی جب احتجاج کی بات کرتی ہے تو وہ کوئی آئین یا آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے نہیں کرتی. ان کو اپنا ایبسلوٹ اقتدار چاہیے جس کے لیے وہ جو دوجہد کرتے ہیں، بلکہ وہ تو کسی دوسری جماعت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وفاقی کابینہ میں توسیع کا جو فیصلہ ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ اس میں تاخیر ہوئی ہے، بلکہ تنقید کرنے والوں کی خدمت میں اتنا عرض ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سیاست ہے یہ کوئی حق اور باطل یا آخرت کی یا روحانیات کا معاملہ نہیں ہے. یہ دنیا میں لڑنے والی ایک سیاسی لڑائی ہے، اور دنیا میں ہی یعنی اس کے جو ریوارڈز ہوں یا نقصان ہوں وہ بھی دنیا میں ہی ملتے ہیں. یعنی جیلوں میں جو لوگ بند ہوتے ہیں وہ بھی دنیا کی جیلوں میں بند ہوتے ہیں. جو مصیبتیں سہتے ہیں وہ اسی دنیا کی مصیبتیں سہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ پاور میں آتے ہیں ظاہر ہے تو اسی دنیا میں ان کو پھر عہدے چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے کام کروائیں. یہ عمران خان نے بالکل غلط ایک یعنی لوگوں کو ایک مثال پسند یا کتاب میں رہنے والے ایک حق اور باطل میں الجھا دیا ہے. یہ سیاست وہ معاملہ نہیں ہوتا. جتنے لوگ آئے ہیں، مطلب طلال چودھری ہیں، کھیل داس کوہستانی ہیں، بیرسٹر عقیل ملک ہیں، یا طارق فضل چودھری ہیں، یا طلال چودھری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے جم کے اس کا دفاع کیا ہے، آج بھی کرتے ہیں، لڑتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا اپنے حلقہ انتخاب بھی ہے، ان کو بھی ظاہر ہے کہ ایک عزت چاہیے، ان کو بھی لوگوں کے اپنے کام کروانے ہیں. تو یہ سارے بہت اچھے اضافے ہیں جتنے نام، اور باقی بھی نام ٹھیک ہیں. جو تنقید والے ہیں مثال کے طور پہ پرویز خٹک، تو ان کی خدمت میں بھی اتنا عرض ہے کہ اگین یہ مطلب یا تو یہ ہے کہ نون لیگ یا شہباز شریف اپنی ایک بڑی ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوتی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ، اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اپنی ٹرمز کو خود ڈکٹیٹ کروا سکتے تو پھر یہ تنقید جائز ہوتی، پر ایسا نہیں ہے. اور کمپرومائزز کی مثالیں ہمارے ہاں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو نے جب پہلی وفاقی اپنی حکومت بنائی تھی تو ان کی کیبنٹ میں صاحبزادہ یعقوب کو ان کو شامل کرنا پڑا تھا. اس کے بعد بھی آپ ایسی مثالیں بے شمار ہیں. مختوم فیصل صالح حیات مثال کے طور پہ، وہ جب پیپلز پارٹی وہ ایک پیٹریوٹ گروپ بنا کے علیحدہ ہوئے تو ان کو وفاقی وزارت داخلہ ملی تھی، حالانکہ انہی پر بے شمار کیسز بھی تھے. تو یہ تو آپ کو درجنوں مثالیں ایسی مل جائیں گی. پرویز خٹک کو ویسے بھی جب دوسری مرتبہ وزارت اعلیٰ پختونخوا کی نہیں دی گئی تھی اور وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا تو وہ تبھی سے عمران خان سے ان کے جو اختلافات تھے وہ اس کا دوستوں میں تو ظاہر کرتے تھے، لیکن جو اب الیکشنز ہوئے اس کے بعد وہ کھل کے سامنے آ گئے. تو ظاہر ہے کہ انہیں ایک اپنی سٹینڈنگ اپنے حلقے میں کھڑے ہونے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے تھا، تو اس لیے ان کو شامل کرنا پڑا ہے. اگین وہی بات ہے کہ اس میں اگر آپ ریئلزم یعنی حقیقت کی طرف دیکھیں گے تو یہ کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں ہے جس پہ اتنا زیادہ جذباتی ہوں جتنا بہت سے دوست ہو رہے ہیں.